बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्बे वतन मूवमेंट और मुहब्बे वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। 2018 में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई, जिसकी एक तवील जदोजहद है, और जब से ये हुकूमत आई है मुल्क की अपोजिशन इसके ख़िलाफ़ सरापे एहतजाज है। हर तरह से अपोजिशन इस हुकूमत की कारकर्दगी को कौम के सामने रख रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमती जो मामलात हैं, जो उसकी कारकर्दगी है, उसमें शायद आवाम को इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला जितना कि हुकूमत में आने से पहले पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का था। आज 3 साल गुजर चुके हैं। बहुत लंबे एहतजाज के बावजूद आज भी हुकूमत कायम है, और लगता ऐसे ही है कि इस बजट के बाद अपोजिशन ने भी इस बात को कबूल कर लिया है कि अब अगले इलेक्शन की तैयारी कर ली जाए। बहुत सारे जो अपोजिशन रहनुमा हैं, उन्होंने कई दफ़ा मीडिया के सामने आकर ये बयानात दिए हैं, शायद अगले बजट में हुकूमत का जो वज़ीर ख़जाना हो वो शायद कोई और हो। अपोजिशन ये समझ बैठी है कि अब उनका मार्का नए इलेक्शन में ही लगेगा। वैसे तो मुल्क की अपोजिशन की बात करें, PDM की जो सियासी जमातों का कट है, उन्होंने जुलाई से इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नए सिरे से एहतजाजी कॉल दे रखी है, लेकिन इसे भी आने वाले वक्तों में एक वतीरा समझ लें, एक सिलसिला समझ लें जो इंतखाबी अमल से मिलता है। देखना तो ये होगा कि अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी अपनी कारकर्दगी की तरफ नज़र जमाए हुए है या आने वाले इलेक्शन की तरफ ही देख रही है। इंतखाबी इस्लाहात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की दिलचस्पी और अपोजिशन को कॉल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ज़रिए वोटिंग, और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के बाहर मकीम पाकिस्तानी हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनका वोट में अंदराज। ये मामला इस चीज़ की वजाहत है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ भी इस वक्त अगले इलेक्शन पे अपनी नज़रों को जमाए बैठी है। वैसे तो अपोजिशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ऊपर एतराज़ लगा रही है। क्यों लगा रही है, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। वो लोग, वो शहरी जो अपने मुल्क से बाहर शब रोज़ मेहनत मजदूरी करके ज़र मुबादला कमा कर पाकिस्तान में भेजते हैं, तो क्या उनको राय देने का कोई अख्तियार नहीं? क्या ये वतन उनका नहीं? बहरकैफ ये एक सवाल है, क्योंकि हर सियासी पार्टी सिर्फ़ अपनी जीत पर नज़र जमाए अपनी पॉलिसी को मद्देनज़र रख रही है। 2023 के इलेक्शन में मुमकिन है कि 2 साल का ठहराव हो, 2 साल का इंतज़ार हो, लेकिन अभी एक नया मार्का जो इलेक्शन का शुरू हुआ है कश्मीर में, जिसके 25 जुलाई को इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं। और जब कभी भी इंतखाबात का मौसम नज़दीक आता है तो हमारे सियासी रहनुमा भी कमाल की बातें करते हैं। आवाम को भी एहसास होता है कि उनका भी दर्द बटाने वाले रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। नए नए ख्वाब दिखाते हैं, दिल लुभाने वाली बातें करते हैं, कौम को इत्मीनान में लेने के लिए तरह तरह के अफसाने भी सुनाते हैं, जोश खताबत करते हैं। ये माहौल आजकल हमें आज़ाद कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर तमाम सियासी जमातें अपने अल्फाजों के कुल्हाड़े लिए कोई दूध की नहरें निकालने के लिए सरगर्म हैं। लेकिन ये भी एक कमाल के सियासी रहनुमा हैं, जो भी कह दें समझ में नहीं आता कि इसका मायने क्या हो सकता है। कोटली आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। बहुत सारी अवामी बातों के साथ साथ वो ये भी कह गए कि कश्मीर के लिए अगर 1000 साल भी लड़ना पड़ेगा तो वो लड़ेंगे। अब हम इस बात को किस एंगल से देखें? क्या वो चाहते हैं कि कश्मीर का मसला 1000 साल तक हल ही ना हो? और वो कौन सी लड़ाई लड़ते रहेंगे? किस तरह की लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं? क्या वो कश्मीरियों को ग़ुलाम ही देखना चाहते हैं 1000 साल तक?
मकसद ये है कि सियासी नारों में हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उनकी बातें भी समझ से बालातर हैं। वो सच समझते हैं कि आवाम बहुत सादा है, लिहाजा हर उनकी कही बात पर वो नारे लगाएगी, उनको अप्रिशिएट करेगी। देखा जाए तो हमारे यहाँ जो सियासी कल्चर के टाइकॉन हैं उन्होंने अपने अमली इक़दामात से आवाम को मुंतशिर कर रखा है, हजूम बना रखा है, उनसे उनके बुनियादी हुकूक छीन कर उनको ग़ुलामाना सोच दे रखी है। बदतरीन महाशी बदहाली से आज भी आवाम अपने हुकूक को तरस रहे हैं। अब देखा जाए तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ज़रदारी की इस बात को किस एंगल से देखा जाए कि वो कश्मीर के लिए 1000 साल लड़ना चाहते हैं। उनको तो ये बताना चाहिए था कि उनके पास ये ऐसा प्लान है जिसके बाद कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। वो इस तरह की पॉलिसी को कौम के सामने रख कर ये बावर कराना चाहते हैं कि वो कश्मीर की आज़ादी को जल्द अज जल्द यकीनी बनाएंगे। वो कहते हैं कि तमाम के तमाम जमातें अब मान चुकी हैं कि मोदी फाशिस्ट है। खैर, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही इस बारे में जानते हैं कि उनका 1000 साल का तखमीना किस हवाले से है कि वो कितनी अपनी आने वाली नस्लों को इस सियासत के ऊपर मसलत करने का सोच रहे हैं। बहरकैफ इस वक्त दीगर जमातें भी, जैसे हमने पहले कहा कि वो अल्फाजों के कुल्हाड़े से दूध और शहद की नहरें खोदने में मसरूफ़ हैं। माहौल गर्म रहेगा जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। इससे पहले हमने गिलगित में भी ये देखा, 2018 के इलेक्शन में पूरे पाकिस्तान में देखा जो जनरल इलेक्शन थे। ये एक स्टंट होता है इलेक्शन में हिस्सा लेने का, आवाम को बेवकूफ़ बनाने का, उनको धोखा देने का, उनको फ़रेब में लाने का, अपने मफादात को पाने का, हुक्मरानी करने का, इक़्तिदार में आने का। देखा जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो को चेयरमैन हैं वो भी किसी नए इत्तेहाद की तलाश में हैं। पिछले दिनों वो लाहौर में डेरा जमाए थे, जिस पर उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली से भी मुलाकात की और अपने उन रुफ़का को भी बुलाया जो उनसे नाराज़ हैं, जो उनकी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब वो किस हद तक कामयाब रहे इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सियासी ज़राए तो यही बताते हैं कि उनकी उम्मीदों के मुताबिक यहाँ पर उनको रसाई नहीं मिल सकी। एक बात हम ज़रूर कहेंगे कि शायद हर सियासी पार्टी अपने इंतखाबी मार्के की तरफ देख रही है, काश कि वो पाकिस्तान की तरफ भी देखें, इसकी सालमियत के लिए भी वो संजीदा नज़र आएँ और उन अफराद को कटहरे में लाएं जो बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते आ रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, उसकी हुकूमत सिंध में है। सिंध में एक ऐसी JIT चल रही है उज़ैर बलोच के नाम से, जिस पर बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने का इल्ज़ाम भी है। अब उनके साथ दीगर अफराद और कौन कौन से हैं, इसके लिए शायद हुकूमत संजीदा नज़र नहीं आती। अगर देखा जाए तो हुकूमत थोड़े से प्रेशर से जो पाकिस्तान की अजीम लीडर थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उनके कातलों तक भी पहुंच सकती है। पता नहीं कब हमारे सियासी रहनुमाओं को इंतखाबात की बजाय पाकिस्तान के वक़ार के लिए मिलजुल कर काम करने का हौसला मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिएगा। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।